हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम आईसी इंजन में कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लास्ट क्लास से हमने आपसे बात की थी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ हीट एडिशन के बारे में। किसके बारे में? हीट एडिशन की। हीट एडिशन कैसे होता है और जो हम एनर्जी यूज़ में ले रहे हैं उसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो देखिए, आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है फ्यूल। क्या होता है आपके पास? फ्यूल। और फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। आपके पास होता है फ्यूल, फ्यूल के पास होती है आपके केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप फ्यूल का क्या करते हो? बर्निंग करते हो, उसका कंबशन करते हो। तो अगर हम बात करते हैं फ्यूल की, तो फ्यूल का हम क्या करते हैं? कंबशन। क्या करते हैं हम? कंबशन। और फ्यूल के कंबशन करने से क्या होता है? हीट एनर्जी विल बी एडेड। हीट एनर्जी विल बी एडेड। और कंबशन करने से हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है हीट एनर्जी। क्या मिलती है हमें? हीट एनर्जी। और इस हीट एनर्जी की जो वैल्यू होती है, इट विल बी इक्वल्स टू मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल मल्टीप्लाई विद CV ऑफ द फ्यूल। एंड व्हाट इज द CV? CV क्या होता है? CV होता है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। CV क्या होता है आपका? कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि 1 kg फ्यूल की बर्निंग करने से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। बर्न करने से हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी। विच मीन्स इफ वी बर्न द 1 kg फ्यूल, देन द हीट एनर्जी लिबरेटेड विल बी इक्वल्स टू द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। ठीक है, इट विल बी ऑल्सो नोन एज ए कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये जो हमें हीट एनर्जी मिलती है, इसका हम कन्वर्जन करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में? मैकेनिकल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। विद द हेल्प ऑफ द पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। तो आपके पास क्या होता है? एक पिस्टन होता है और एक सिलेंडर होता है। पिस्टन और सिलेंडर के अंदर आप क्या करते हो? फ्यूल को बर्न करते हो। तो जब फ्यूल बर्न होता है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो एक्सपेंड होने की कोशिश करता है। तो एक्सपेंड होने के लिए वो क्या करता है? पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर फोर्स अप्लाई करता है और उसके कारण आपको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। क्या मिलता है? पावर स्ट्रोक मिलता है। और जब आपको पावर स्ट्रोक मिलता है तो आपकी क्रैंक शाफ्ट, कौन सी शाफ्ट? क्रैंक शाफ्ट रोटेट होने लगती है। तो जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट होने लगती है तो हमें आपकी इंजन की आउटपुट शाफ्ट पर, कहाँ पर? आउटपुट शाफ्ट पर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कहते हैं ब्रेक पावर। इंजन की आउटपुट शाफ्ट पर जो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी उसे हम कहेंगे ब्रेक पावर, BP। उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेक पावर, BP कहेंगे। और फ्यूल के बर्न होने से जब वो एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंशन के ड्यूरेशन में जब वो एक्सपेंड हो रहा होगा पावर स्ट्रोक में, तो उस टाइम जो हमें एनर्जी मिलेगी पिस्टन की टॉप सरफेस पर, उस एनर्जी को हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। क्या कहते हैं हम उसे? इंडिकेटेड पावर। तो ध्यान रखिएगा, पिस्टन के ऊपर जो एनर्जी अवेलेबल होती है पर सेकेंड, पिस्टन के ऊपर जो एनर्जी अवेलेबल होती है पर सेकंड, उसे हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर। उसे हम क्या कहते हैं? इंडिकेटेड पावर। विच मीन्स यहाँ पर जो आपके अवेलेबल होगा इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिकेटेड पावर कहेंगे। और यहाँ पर जो हमें अवेलेबल होगा ब्रेक वर्क डन पर सेकंड, यहाँ हम इसे कह सकते हैं ब्रेक एनर्जी पर सेकंड। तो पर सेकंड आते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रेक पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पर सेकंड का ये एनर्जी पर सेकंड विल बी पावर। एनर्जी पर सेकंड विल बी पावर। तो यहाँ पर आपको जो इंडिकेटेड वर्क डन मिलेगा पर सेकंड, दैट विल बी नोन एज ए इंडिकेटेड पावर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पिस्टन के ऊपर जो एनर्जी अवेलेबल होती है उसे हम कहते हैं इंडिकेटेड एनर्जी। ठीक है, और इंडिकेटेड एनर्जी पर सेकंड क्या होती है? इंडिकेटेड पावर। तो पिस्टन के ऊपर जो पावर अवेलेबल होती है उसे हम कहते हैं इंडिकेटेड पावर कहते हैं। इंजन की आउटपुट शाफ्ट पर जो पावर अवेलेबल होती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक पावर कहते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन होने के कारण फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है।
कौन पिक्चर में आ जाता है, फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे पिस्टन पर जो इंडिकेटेड पावर अवेलेबल होती है, क्या उतनी की उतनी पावर आपके शाफ्ट को ट्रांसमिट हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इंजन के आउटपुट पर जो हमें पावर मिलती है एज कंपेयर टू द इंडिकेटेड पावर, वो कम होती है, क्योंकि कुछ पावर होती है जो फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, द power available at the output of the shaft will be less as compared to the indicated power due to the friction between the parts of the IC engine। तो उसके कारण क्या होगा, जो इंडिकेटेड पावर होगी, जैसे जैसे आपकी पावर आगे ट्रांसमिट होती जाएगी, फ्रिक्शन के कारण पावर कम होती जाएगी और आपको एट द एंड मिलेगा ब्रेक पावर दैट विल बी लेस देन द इंडिकेटेड पावर। अगर मैं इसको मैथमेटिकल लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा, आपके पास थी इंडिकेटेड पावर, कौन सी पावर थी, इंडिकेटेड पावर थी, और हमें आउटपुट शाफ्ट पर मिली ब्रेक पावर, कौन सी पावर मिली, ब्रेक पावर मिली। लेकिन इंडिकेटेड पावर ज़्यादा है, ब्रेक पावर कम है, तो ब्रेक पावर में हम कुछ ऐड करेंगे तो हम इंडिकेटेड पावर तक पहुंच जाएंगे। तो जो आपका IP होता है दैट विल बी इक्वल्स टू BP प्लस FP। तो यहाँ पर फ्रिक्शन आ चुका है, क्या आ चुका है, फ्रिक्शन आ चुका है। और आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा द रीजन्स ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी, उसमें से फ्रिक्शन भी एक रीजन था इरिवर्सिबिलिटी का। तो फ्रिक्शन आ जाने के कारण इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, क्या आ जाती है, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। और इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम अंदर स्मोक को डालें और टंकी से पेट्रोल को निकालें, इरिवर्सिबिलिटी है। इसकी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो जो फ्रिक्शन में पावर लॉस होती है आप उसको वापस गेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सराउंडिंग में परमानेंट चेंज हो जाएगा और यहाँ पर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम वापस IC इंजन में आ जाते हैं। IC इंजन में आपको क्या याद रखना है, इंडिकेटेड पावर विल बी इक्वल्स टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम इंडिकेटेड पावर को कैसे मेजर करते हैं, ब्रेक पावर को कैसे मेजर करते हैं और फ्रिक्शन पावर को हम कैसे मेजर करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले कि हम इंडिकेटेड पावर को कैसे मेजर करते हैं। तो इंडिकेटेड पावर को मेजर करना बहुत ही आसान है। इसको हमने आपको मेजर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे और उस क्वेश्चंस की हेल्प से हमने एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को डिराइव किया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस वर्क डन की बात करने वाला हूं। तो अगर हमें मेजर करना है इंडिकेटेड वर्क डन, इंडिकेटेड वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज इंडिकेटेड पावर। तो अगर हमें इंडिकेटेड पावर मेजर करना है तो हमें इंडिकेटर डायग्राम यूज करना पड़ेगा। कौन सा डायग्राम यूज करना पड़ेगा, इंडिकेटर डायग्राम यूज करना पड़ेगा। और ये इंडिकेटर डायग्राम क्या है, ये आपका PV डायग्राम है, यह आपका PV डायग्राम है। तो PV डायग्राम का जो एरिया होता है वही क्या होता है, इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड, जिसे हम कह सकते हैं इंडिकेटेड पावर। और ये इंडिकेटेड पावर क्या होती है, ये वो पावर होती है जो आपके पिस्टन को रेसिप्रोकेट करवाती है। तो अब मैं ऑटो साइकिल का PV डायग्राम बना रहा हूं, देखिए दिस इज द PV डायग्राम ऑफ द ऑटो साइकिल, दिस इज प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम। कैसा होता है डायग्राम, याद कीजिए, ठीक है। ये आपका PV डायग्राम है। So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Compression, heat addition and constant volume, expansion and heat rejection at the constant volume। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका compression हो रहा है, यहाँ आपका expansion हो रहा है, यहाँ पर आपका heat addition at constant volume हो रहा है और यहाँ पर आपका heat rejection at constant volume हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ indicated work done per second की, तो देखिए क्या होगा, this will be the area of the PV diagram। तो ये जो PV डायग्राम का जो एरिया होता है दिस विल बी द इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, इंडिकेटेड पावर कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। इंडिकेटेड पावर को हम ओनली PV डायग्राम की हेल्प से ही मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन को इनडायरेक्टली कैसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी पावर है जिसे हम विद द हेल्प ऑफ PV डायग्राम मेजर करते हैं। कौन सी पावर है, इंडिकेटेड पावर है। तो अगर हम किसी भी चीज को विद द हेल्प ऑफ, ये डायग्राम हमने एजम्पशन से बनाया है, ये थ्योरेटिकल PV डायग्राम है। एक्चुअल में ऐसा होगा कि आप खुद मुझे बताइए, क्या एक्चुअल में कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आइसेंट्रोपिक का मतलब हमने क्या अज्यूम किया था? एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल। और अभी मैंने बता दिया था कि यहाँ पर फ्रिक्शन पावर लिखा था और फ्रिक्शन पावर जैसे ही आई थी वो इरिवर्सिबिलिटी हो चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये थ्योरेटिकल डायग्राम है। तो जब हम थ्योरेटिकल डायग्राम से मेजर करेंगे तो हमें मिलेगी थ्योरेटिकल इंडिकेटेड पावर। कौन सी इंडिकेटेड पावर हमें मिल रही है? ये बताइए मुझे, ये कौन सी इंडिकेटेड पावर है? इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पर, दिस इज द थ्योरेटिकल इंडिकेटेड पावर, थ्योरेटिकल इंडिकेटेड पावर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आपने बता दिया है इंडिकेटेड पावर को हम कैसे मेजर करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेक पावर को कैसे मेजर करते हैं। किसको मेजर करना है? अब हमें ब्रेक पावर को मेजर करना है। तो अगर आपके पास इंडिकेटेड पावर है, अगर आपके पास ब्रेक पावर है, तो क्या आप फ्रिक्शन पावर को भी मेजर करोगे किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी मेथड से? नहीं सर, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज में लेंगे, दैट इज इंडिकेटेड पावर इक्वल्स टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, एंड द डिफरेंस ऑफ द इंडिकेटेड पावर एंड द ब्रेक पावर विल बी इक्वल्स टू द फ्रिक्शन पावर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ब्रेक पावर कैसे मेजर करते हैं। जनरली हमें मेजर करनी है अब हमें ब्रेक पावर, दैट इज बीपी। क्या मेजर करनी है हमें? बीपी, ब्रेक पावर हमें मेजर करनी है, ब्लड प्रेशर नहीं है। ये आपके पास एक इंजन होगा, सो दिस इज योर इंजन, ठीक है। ये आपका पिस्टन है, पिस्टन से आपके कनेक्टेड होगी कनेक्टिंग रोड, ये होगा आपका क्रैंक, और क्रैंक लगी होगी क्रैंक शाफ्ट पर। अब क्या होगा, यहां पर हम लगाएंगे एक ब्रेक ड्रम। क्या लगाएंगे हम? एक ब्रेक ड्रम। सो दिस इज द ब्रेक ड्रम। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आज तक कंसेप्ट ही समझ नहीं आया कि ब्रेक ड्रम में हम क्या यूज में लेते हैं, प्रिंसिपल। हम कौन सा प्रिंसिपल यूज में लेते हैं और वही क्यों लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है? रोकना। अभी समझ आ जाएगी ये सारी चीजें। हम यहां पर क्या करेंगे? ब्रेक अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? ब्रेक। और ब्रेक अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे? हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो क्या ये वाला फोर्स ब्रेक अप्लाई करेगा? नहीं सर। इस नॉर्मल फोर्स के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ये जो हमने नॉर्मल फोर्स लगाया है, इसके कारण एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो इस डायरेक्शन में, ये जो मैंने क्रॉस लगा रखा है, इस डायरेक्शन में आपके एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा, और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी आपके म्यू इंटू एफ। क्या वैल्यू होगी? म्यू इंटू एफ वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शनल टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा, तो फ्रिक्शनल टॉर्क विल बी इक्वल्स टू mu into f into this radius. And now come to the frictional power. So what is this? This is the frictional torque into omega. This is the frictional torque into omega. And what is frictional torque? Mu into f into r into what is omega? 2 into pi into n divided by 60. सर ये n कैसे मेजर करेंगे? यहां पर आपके होगा एक टैकोमीटर। ये नाम याद रखना है, ये नाम आपको याद रखना है जो अभी मैं ले रहा हूं। दिस इज द टैकोमीटर। विद द हेल्प ऑफ द टैकोमीटर यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एन। कैलकुलेट नहीं करना है आपको, सिर्फ टैकोमीटर को रनिंग शाफ्ट के कांटेक्ट में लाना है। से फॉर एग्जांपल आपकी ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, टैकोमीटर कैसा होगा? ऐसा स्पेन जैसा ही टैकोमीटर होगा, इसके यहां पर पीछे डायल लगा होगा। क्या लगा होगा? डायल, ठीक है। ऐसा होगा, देखिए ये पेन जैसा होगा, इसके आगे रबड़ लगा होता है और इसके आगे ऐसे डायल होता है, ठीक है। यहाँ नंबरिंग्स होगी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल दिस इज 2 2 2, ठीक है। देखने में आसानी होगी, थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आप टैकोमीटर को कांटेक्ट में लाओगे शाफ्ट से, जो आपकी शाफ्ट रोटेटिंग है उससे आप टैकोमीटर को कांटेक्ट में लाओगे। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, तो टैकोमीटर का भी प्लंजर रोटेट करने लगेगा। उसके भी शाफ्ट होगी, रोड होगी, वो रोटेट करने लगेगी, और उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, द स्पीड ऑफ द शाफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द
टेकोमीटर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, कम से कम 2 बार तो जरूर आया हुआ है। तो यहां से हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, एन को कैलकुलेट कर लेंगे। सर ये कहां से हम कैलकुलेट करेंगे, म्यू को, एफ को? क्यों नहीं आसान है, बिल्कुल आसान है। हमें तो पता है ना कि हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, फोर्स को तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। आर क्या है, आर क्या है, रेडियस, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। म्यू की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, ये भी वैल्यू आपको गिवन होगी फॉर द पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्रेक शू एंड द ब्रेक ड्रम। अब देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, ये चीज आज तक हमें समझ नहीं आई है कि सर हम ये मेजर करेंगे तो कब करेंगे। देखिए इसको ध्यान से समझना है। ये आपके इंजन के शाफ्ट है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके इंजन के शाफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और ये प्रोड्यूस कर रही है 2 वॉट की पावर। ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, 2 वॉट की पावर। तो अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई रोटेट कर रहा है, तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा होगा। यहां पे देख लो, अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर कोई इधर जा रहा है तो उसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई इधर जा रहा है तो उसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब मोशन को रोकने के लिए हमें ब्रेक फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये ब्रेक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नाउ कम टू दिस पॉइंट। ये आपकी शाफ्ट घूम रही है 2 वॉट की पावर से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको रोकने के लिए हमें 2 वॉट लगाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम 2 वॉट ही लगाएं, हमें पता ही नहीं होता है। हमें यह पता ही नहीं होता है कि ये कितना पावर प्रोड्यूस कर रही है। हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक ब्रेक फोर्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ब्रेक फोर्स लगा देते हैं। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ब्रेक फोर्स अप्लाई करेंगे। अब मैं धीरे धीरे ब्रेक फोर्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, ब्रेक पावर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। सपोज मैं लगाता हूं 1 किलोवाट पावर, ये नहीं रुकी। अब मैं लगाता हूं 2 किलोवाट पावर, अब ये नहीं रुकी। जैसे ही मैंने लगाया 2.5 किलोवाट, ये रुक गई। इसका मतलब कि ये कितना प्रोड्यूस कर रही थी, 2.5 प्रोड्यूस कर रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैंने 2.5 को ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा दिया, तो ये रुक जाएगी, ये रुक जाएगी। तो हमें पता नहीं होता है कितना प्रोड्यूस करेगी, हम उसको पावर लगा के रोकने की कोशिश करते हैं। तो जब वो रुक जाती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये उतनी ही पावर प्रोड्यूस कर रही थी जितनी हम अब लगा रहे हैं। इसको समझने का एक और तरीका है, देखिए क्या तरीका है, बिल्कुल सोम में आपने पढ़ा होगा, सोम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो एक रोटेरी मोशन के लिए, किसके लिए, रोटेरी मोशन के लिए। किसके लिए, ये रोटेरी मोशन के लिए। अब देखिए मैं एक सिंपल से, और भी सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका एक ब्लॉक है, इस पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है F। क्या लगा रखा है F, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। इसको रोकने के लिए मुझे किस डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा, सर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा F डैश। मुझे पता नहीं है ये कितना फोर्स लगा रहा है, मुझे पता ही नहीं है ये कितना फोर्स लगा रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कितना फोर्स लगा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं और इसको रोकने की कोशिश करता हूं। मैंने लगाया 1 न्यूटन फोर्स, ये नहीं रुका। मैंने लगाया 2 न्यूटन फोर्स, ये नहीं रुका। मैंने लगाया 3 न्यूटन फोर्स, ये नहीं रुका। मैंने लगाया 4 न्यूटन फोर्स, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं यहां से 4 न्यूटन का फोर्स लगा के इसे रोक रहा हूं और ये रुक चुका है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, तो उस डायरेक्शन से भी कितना आ रहा होगा, 4 न्यूटन का आ रहा होगा। कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का आ रहा होगा। अगर मैं 5 न्यूटन का लगाऊंगा तो ये उस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये उस डायरेक्शन में चला जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम इंजन की शाफ्ट को रोकेंगे ब्रेक लगा के? बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक डायनोमोमीटर। ब्रेक पावर को मेजर करने के लिए हम ब्रेक डायनोमोमीटर यूज में लेते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, शाफ्ट, रनिंग शाफ्ट को रोक देते हैं और इंजन कांपने लग जाता है, मच वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं। तो इंजन शाफ्ट को जब आप रोक लोगे ना, रोकना ही पड़ेगा, बहुत हाई स्पीड पर घूम रहा होता है और ब्रेक लगा के हम उसे रोकते हैं, तो जितनी पावर पर वो रुकेगी ना, उतनी ही वो पावर प्रोड्यूस कर रही है, उतनी ही वो पावर आपको मिल जाएगी कि वो ब्रेक पावर कितना प्रोड्यूस कर रही है। तो जब आपको ब्रेक पावर मिल गई विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक डायनोमीटर,
आपको इंडिकेटेड पावर मिल गई विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटेड डायग्राम, दैट इज द पीवी डायग्राम। तो आप विद द हेल्प ऑफ ब्रेक पावर एंड इंडिकेटेड पावर क्या मेजर कर सकते हो? फ्रिक्शन पावर को मेजर कर सकते हो। किसको मेजर कर सकते हो? फ्रिक्शन पावर को। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि हम इंडिकेटेड पावर को कैसे मेजर करते हैं और फ्रिक्शन पावर को कैसे हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक पावर, with the help of the brake power. Now come to the energy transformation chart कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। कम टू द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट। अब देखिए हम क्या करते हैं, हीट को ऐड करते हैं पर सेकेंड, हीट एडेड पर सेकेंड। आफ्टर हीट एडिशन पर सेकेंड क्या होता है? कुछ हीट लॉस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। कुछ ना कुछ हीट का क्या होगा? रिजेक्शन होगा। सो दिस विल बी द हीट रिजेक्शन। और रिमेनिंग हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है इंडिकेटेड पावर। क्या मिलने वाली है? इंडिकेटेड पावर। अब इंडिकेटेड पावर किस में कन्वर्ट होगी? मैकेनिकल पावर में। और जब वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के कारण भी लॉस होगा, तो यहां आ जाएगा आपके फ्रिक्शन पावर। तो एट द एंड आपको क्या मिलेगी? ब्रेक पावर मिलेगी। क्या मिलेगी? ब्रेक पावर। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उसके लिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट है ये। अभी मैं एक और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट बनाऊंगा, वो दूसरा होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने यही पढ़ा है कि हीट रिजेक्शन के बाद हमें मिलेगा इंडिकेटेड पावर, ठीक है, नेटवर्क डन। ये क्या हो जाएगा? क्यू नेट इक्वल्स टू नेटवर्क डन। यहां पर कुछ फ्रिक्शन पावर के कारण कुछ लॉस हो जाएगा और एट द एंड हमें क्या मिल जाएगा? ब्रेक पावर मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मैं यहां से एफिशिएंसी के फॉर्मूले की बात करता हूं, अगर मैं तीनों एफिशिएंसी लिखूं, ऑटो, डीजल और डुअल, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? क्या होता है उसका फॉर्मूला? 1 माइनस 1/r गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई विद रो रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा। नीचे क्या था? गामा रो माइनस 1 इंटू एल्फा प्लस एल्फा माइनस 1। सो दिस इज द AS स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। What is this? This is the AS standard efficiency. Now come to the next type of efficiency, that is the NETA mechanical efficiency. What is eta mechanical? It is the ratio of brake power to indicated power. तो यहां पर आपको एक नई टर्म्स मिल चुकी है एक और नई टर्म, नया फॉर्मूला, that is your eta mechanical. What is mechanical efficiency? It is the ratio of the brake power. It is the ratio of the brake power to indicated power. टू इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर हमेशा क्या होगी? कम होगी। इंडिकेटेड पावर हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इंडिकेटेड पावर जब ब्रेक पावर में कन्वर्ट होगी तो फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ लॉस होगा। फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ क्या होगा? लॉस होगा। तो ये क्या है? आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी, दैट इज द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। नाउ कम टू द थर्मल एफिशिएंसी। कम टू द थर्मल एफिशिएंसी। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर मैं बात करता हूं हीट एडिशन पर सेकंड, उसका फॉर्मूला बता दीजिए क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं हीट एडिशन पर सेकंड की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हीट एडिशन पर सेकंड विल बी इक्वल्स टू मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल मल्टीप्लाई विद CV ऑफ द फ्यूल, मल्टीप्लाई विद CV ऑफ द फ्यूल। तो वो चीज आपको याद रखनी है, कॉमन सेंस वाली चीज है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं थर्मल एफिशिएंसी की। किसकी? थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी बताइए? थर्मल एफिशिएंसी दो टाइप की होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एक ही एफिशिएंसी पढ़ते आ रहे थे, दैट इज योर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। फिर मैंने आपको एक नई एफिशिएंसी और इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज योर मैकेनिकल एफिशिएंसी। ध्यान से पढ़ना है। ये एफिशिएंसी दो टाइप की होती है। पहली टाइप की होती है आपकी इंडिकेटेड। कौन सी? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इसको मैं डिनोट करता हूं एटा ITH। I मतलब इंडिकेटेड, TH मतलब थर्मल। इट इज द रेशियो ऑफ द इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकेंड। इट इज द रेशियो ऑफ द इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकेंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, याद कर लेना इसको। अब मैं बात करने वाला हूं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की।
सेकंड क्या है आपकी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? ईटा बी टी एच। बी मतलब ब्रेक, टी एच मतलब थर्मल। ये किसका रेशियो होगा आप खुद मुझे बता देंगे अब। इट इज द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकेंड। इट इज द रेशियो ऑफ द ब्रेक पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकेंड। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल मतलब इंडिकेटेड पावर, थर्मल मतलब हीट एडिशन पर सेकंड, ब्रेक थर्मल मतलब ब्रेक पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकंड। तो जो आपकी ये इंडिकेटेड और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होती है, इनमें हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि दोनों की वैल्यू क्या क्या होती है, दोनों की वैल्यू क्या क्या होती है। अगर बात करूं अब आपसे कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हो द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन सिर्फ इतना लिखा हो, तो वो कौन सी एफिशिएंसी होगी? ब्रेक होगी या फिर इंडिकेटेड होगी। क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, इंडिकेटर थर्मल एफिशिएंसी है या फिर ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में अगर सिर्फ इतना ही लिखा हो कि एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, तो हम कौन सी एफिशिएंसी कंसीडर करें? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को, क्योंकि इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। अगर सिंपली एफिशिएंसी लिख रखा है तो वो कौन सी होगी? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होगी। अगर क्वेश्चन में लिखा है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी तो वहां क्लियरली मेंशन है। अगर क्वेश्चन में लिखा है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी तो वहां भी मेंशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, तो उस कंडीशन में कौन सी होगी? वो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होगी। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ये दो टाइप की आपकी थर्मल एफिशिएंसी होती है। अब मैं आपको दो टाइप के मीन इफेक्टिव प्रेशर भी बताता हूं, दो टाइप के मीन इफेक्टिव प्रेशर भी बताता हूं। तो एक बार ऐसा कीजिए, आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, एक बार ऐसा कीजिए आप ये दोनों फॉर्मूले याद रख लीजिए और उसके बाद अब मीन इफेक्टिव प्रेशर के फॉर्मूले पर अब हम आते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये भी कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे अकॉर्डिंग टू द पावर, इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर। इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के अकॉर्डिंग मीन इफेक्टिव प्रेशर भी कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। क्या क्या होंगे सर? देखिए, पहला होगा आपके इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है बताइए? मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है नेट वर्क डन इक्वल्स टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। तो देखिए इंडिकेटेड में क्या होगा? इंडिकेटेड में होगा इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकेंड, इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकेंड विल बी इक्वल्स टू इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम, मतलब अगर इंडिकेटेड है तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर आएगा। इंडिकेटेड वर्क डन पर सेकंड क्या होता है? इंडिकेटेड पावर। ध्यान रखना, ये मैंने स्वेप्ट वॉल्यूम के ऊपर ऐसे बनाया है डॉट, भूल मत जाना। इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटेड पावर क्या होगी बताइए? सेम यही तो है, वर्क डन पर सेकंड इंडिकेटेड पावर ही तो होता है। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम, इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। सो दिस इज योर इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब आप खुद मुझे ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव करके बताएंगे। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से विद इन 5 सेकंड ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा दोनों टर्म्स में लिख के बताइए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ब्रेक वर्क डन पर सेकेंड इक्वल्स टू ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं ब्रेक पावर इक्वल्स टू ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? याद कीजिए,
सेट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज π/4 d² इंटू एल, π/4 d² इंटू एल इंटू के इंटू n/60 इंटू 2, और ये 2 किसके लिए यूज में होगा? फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, बिल्कुल यही है। अब बात करते हैं हम के की। व्हाट इज के? के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, के इज द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, बिल्कुल सही है। व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। व्हाट इज डी? डी इज द बोर डायमीटर एंड व्हाट इज एन? रेवोल्यूशन पर मिनट। इसीलिए नीचे हमने 60 लगा दिया, तो ये किस में आ जाएगा? सेकंड्स में आ जाएगा, रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। इसमें नीचे 2 क्यों आया ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या होता है आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये क्या होता है आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब मैं कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज बताना चाहता हूं जिसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें कंफ्यूज होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, उसको भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे। हालांकि ये चीजें आपने सारी पढ़ रखी है, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज मतलब आईसी इंजन में ऐसी क्वांटिटीज जिनमें लिखा होता है स्पेसिफिक, जिनमें क्या लिखा होता है? स्पेसिफिक। तो इसको करने का एक तरीका है, देखिए। अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक लिखा है तो उससे पहले भी कुछ लिखा हो सकता है, से फॉर एग्जांपल y, और उसके बाद भी कुछ लिखा होता है, से फॉर एग्जांपल x। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो होगा आपका x डिवाइड बाय y। ध्यान से सुनिएगा, बीच में स्पेसिफिक लिखा होगा, उससे पहले कुछ लिखा होगा और स्पेसिफिक के कुछ बाद में लिखा होगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि स्पेसिफिक से पहले लिखा है y और स्पेसिफिक के बाद में क्या लिखा है? x। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन में y। तो ये फंडा है, याद रखने का तरीका है। सो दिस इज योर फंडा, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अब आए स्पेसिफिक क्वांटिटीज पर। देखिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नाम सुना होगा ना आपने, तो ऊपर क्या आता है? ह्यूमिडिटी, नीचे क्या आता है? मास। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो ऊपर आता है ह्यूमिडिटी, नीचे आता है मास। स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो ऊपर आता है एंट्रोपी, नीचे आता है मास, यही आता है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। अब देखिए, जो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको बताना चाहता हूं, दैट इज योर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? BSFC, BSFC। बस कुछ नहीं करना है। ये क्या है आपका? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से जो पहले लिखा है, स्पेसिफिक से जो पहले लिखा है वो क्या है? y, और स्पेसिफिक के जो बाद में लिखा है वो क्या है? x। तो बस BSFC की वैल्यू बताइए क्या होगी? BSFC विल बी इक्वल्स टू फ्यूल कंजप्शन डिवाइड बाय ब्रेक पावर। फ्यूल कंजप्शन डिवाइड बाय ब्रेक पावर। और फ्यूल कंजप्शन की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी kg/r डिवाइड बाय ब्रेक पावर की यूनिट क्या होगी? किलोवाट। तो BSFC की यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी आपके kg/kWh। बस सिंपल सा है, ठीक है। स्पेसिफिक के जो बाद में लिखा है दैट इज द फ्यूल कंजप्शन, वो ऊपर आएगा, और स्पेसिफिक के जो पहले लिखा है वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब दूसरी स्पेसिफिक क्वांटिटी बताऊं? हाँ बताइए सर। दूसरी है आपकी इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। सेकंड जो क्वांटिटी है दैट इज योर इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अब तो ये खुद आप बता दोगे, ये तो आप खुद बता दोगे। अब कंजप्शन, ठीक है, ये तो अब आप खुद बता दोगे। दैट इज योर ISFC। स्पेसिफिक के बाद में जो लिखा है वो क्या है? x। पहले जो लिखा है वो y। जो बाद में लिखा है वो ऊपर आएगा, और बाद में क्या लिखा है? फ्यूल कंजप्शन। तो ISFC विल बी इक्वल्स टू फ्यूल कंजप्शन डिवाइड बाय कौन सी पावर आएगी? इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूल कंजप्शन की क्या यूनिट होती है? केजी पर आर। और इंडिकेटेड पावर की क्या यूनिट होगी? किलोवाट। तो टोटल यूनिट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी ना, केजी पर किलोवाट आवर। बिल्कुल इजी है। स्पेसिफिक के जो बाद में लिखा होगा उसको ऊपर लिखो, स्पेसिफिक के जो पहले लिखा होगा उसको नीचे लिख दो। अब एक और स्पेसिफिक क्वांटिटी पे आते हैं। बिल्कुल सर आइए, अब मैं आ रहा हूं ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजप्शन। किस पर आ रहा हूं मैं? ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजप्शन, जो आपकी थर्ड क्वांटिटी है, दैट इज योर ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजप्शन। अब आप मुझे खुद इसको बना के बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजप्शन की? ये क्या होगा? एयर कंजप्शन डिवाइड बाय, बताइए, ब्रेक पावर डिवाइड बाय ब्रेक पावर। बिल्कुल सही है। अब इसकी सिमिलर और क्या यूनिट हो सकती है बताइए? फोर्थ नंबर क्या होने वाली है? थोड़ा गेस कीजिए, फ्यूचर जानिए, एस्ट्रोलॉजर बनिए। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ब्रेक स्पेसिफिक एयर कंजप्शन, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन और इंडिकेट स्पेसिफिक एयर कंजप्शन। तो ये क्या होगा आपका? इंडिकेटेड स्पेसिफिक एयर कंजप्शन। बहुत ही आसान है, इसको मैं रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। जहां रट लिए ना वहां गिरोगे, ये मैं खुद कह रहा हूं। जहां आपने रटने की कोशिश की ना, जहां आपने समझने की कोशिश नहीं की, वहां गिर जाओगे। ये तो दिक्कत है, हम सब रटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी आपकी, ये क्या है? एयर कंजप्शन। सो दिस इज एयर कंजप्शन डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा? इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा? इंडिकेटेड पावर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वांटिटी बताएं, साइज स्पेसिफिक आउटपुट। एक और क्वांटिटी बताता हूं मैं आपको, साइज स्पेसिफिक आउटपुट। सो द फिफ्थ नंबर क्वांटिटी, साइज स्पेसिफिक आउटपुट। इंजन का आउटपुट हमें कहां मिलता है? शाफ्ट पर। और वो आउटपुट क्या होता है? ब्रेक पावर। सो दिस विल बी द ब्रेक पावर। क्योंकि बाद वाला ऊपर आएगा ना, अब ये साइज कहां जाएगा? नीचे। सो दिस विल बी द साइज स्पेसिफिक आउटपुट। कुछ भी बना सकते हो। स्पेसिफिक के जो बाद में लिखा होगा ना, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में चले जाओ, एफएम में चले जाओ, एफएम में भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्पेसिफिक के जो बाद में लिखा होगा ना वो ऊपर आएगा, और स्पेसिफिक के जो पहले लिखा होगा वो नीचे आएगा। अब एक और चीज है, अगर स्पेसिफिक के आगे कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है मास। क्या होता है? मास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि हम ओनली पढ़ते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। हम ओनली क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। लेकिन एक्चुअल में वो क्या होती है? मास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, वॉल्यूम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है कि नहीं? वॉल्यूम स्पेसिफिक एंथैल्पी, मास स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो आगे मास लगाना जरूरी नहीं है। जैसे मास डेंसिटी और डेंसिटी एक ही चीज है, लेकिन हम आगे मास नहीं लगाते, ओनली डेंसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेंसिटी बोल देते हैं। मास डेंसिटी और डेंसिटी एक ही चीज है, लेकिन हम आगे मास यूज में नहीं लेते। तो जहां आगे कुछ भी ना लिखा हो उसका मतलब क्या होगा? आगे कौन है? मास है। वन मतलब समझ लेना मैथ की तरह कि आगे कुछ भी ना लिखा हो तो 1 से मल्टीप्लाई है। तो आपके आईसी इंजन में स्पेसिफिक आगे कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब मास है। लेकिन अभी तक जो हमने स्पेसिफिक क्वांटिटीज पढ़ी है उनमें उनके आगे कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ है। तो यहां तक आपकी स्पेसिफिक क्वांटिटीज कंप्लीट होती है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और उसकी भी एल्गोरिदम वही होगी कि मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन किसे करनी है? आपको करनी है। तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। भले ही क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन हमें क्या करनी है? कोशिश करनी है। तो जब तक हम अगर कोशिश नहीं करते हैं, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी क्या गलतियां हैं, हम क्या सिली मिस्टेक्स करते हैं, हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को देखिए अब। So now come to the question. And what is question? The fuel consumption rate of an SI engine. The fuel consumption
रेट ऑफ एन SI इंजन। तो SI इंजन कौन सा इंजन होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन। SI इंजन is 3 kg per hour, is 3 kg per hour with the calorific value of, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो बताइए? with the calorific value, CV लिख देता हूं, CV of 44.1 मेगाजूल पर kg। The power delivered by the engine is 11 किलोवाट। तो देखिए यहां क्या आ चुका है? The power delivered by engine is 11 kilowatt, is 11 kilowatt. Determine the compression ratio of the engine. Determine the compression ratio. Determine the compression ratio of the engine if the engine efficiency is 50% of its air standard efficiency. If the engine efficiency of the engine efficiency is 50% of the air standard efficiency, इसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऑल्सो डिटरमाइन द सिलेंडर डायमेंशंस। वेरी गुड। ऑल्सो डिटरमाइन द सिलेंडर डायमेंशंस। If the clearance volume is 200 centimeter cube, if the clearance volume is 200 centimeter cube and the engine ratio is 1.5 and the engine रेशियो इज 1.5। तो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है कि किसी भी क्वेश्चन को हार्ड करने का तरीका सिर्फ एक ही है। जल्दी से बता दीजिए वो क्या है? किसी भी क्वेश्चन को हार्ड करने का तरीका एक ही होता है एग्जामिनर के पास कि उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दे। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपको कुछ डाटा मिलता है आपको पता चल जाएगा कि उस डाटा का यूज कहां होने वाला है। पहला तो दे रखा है कि SI इंजन है। कौन सा दे रखा है? SI इंजन है। तो वो कौन सी साइकिल पर वर्क करता है? ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। तो जब वो ऑटो साइकिल पर वर्क करता है तो ईटा ओ का फॉर्मूला यूज में आएगा। और ईटा ओ का क्या फॉर्मूला है बताइए? ईटा ओ का क्या फॉर्मूला है? एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी 1 - 1/r रेज़ टू पावर गामा -1। क्या गामा यहां गिवन है? नहीं है। तो जब गामा गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1.4 होगी। नेक्स्ट क्या गिवन है? 3 kg पर आवर। तो ये दे रखा है आपका MF। क्या दे रखा है? MF। ये क्या दे रखा है आपका? CV। ये क्या दे रखा है आपका? CV। तो विद द हेल्प ऑफ द MF एंड CV यू कैन कैलकुलेट हीट एडिशन पर सेकेंड, दैट इज MF इंटू CV। देखिए अब आइए, द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। इसने सिंपल इतना लिख रखा है, द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। इंजन कितनी पावर डिलीवर कर रहा है? इंजन पावर डिलीवर कहां से करता है? शाफ्ट से करता है। और शाफ्ट पे कौन सी पावर अवेलेबल होती है? BP, ब्रेक पावर। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन ना हो कि कौन सी पावर है तो वो कौन सी होगी? ब्रेक पावर। इंडिकेटेड पावर को वो स्पेशली मेंशन करेगा। इंडिकेटेड पावर को वो स्पेशली मेंशन करेगा कि द इंडिकेटेड पावर इज दिस। लेकिन ब्रेक पावर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इतना कहेगा द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन इज, द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन इज, द पावर ऑफ द इंजन इज। मतलब जहां ओनली पावर लिखा है ब्रेक पावर है। Determine the compression ratio of the engine if the engine efficiency, लो आगे वही चीज,
इफ द इंजन एफिशिएंसी इज 50% ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। इंजन एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, बताया तो था, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। एंड 50% ऑफ द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी नीटा ओ। ऑल्सो डिटरमाइन द सिलेंडर डायमेंशन इफ द क्लियरेंस सीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम इज गिवन, नॉट सीसी। सीसी तो आपका क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट है आपकी सीसी, 200 सीसी। क्या गिवन है? क्लियरेंस वॉल्यूम गिवन है, दैट इज द वीसी। फिर ये क्या दे रखा था? इंजन रेशियो, ये क्या होता है? L/D का रेशियो। अब ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ओवर स्क्वायर रेशियो है क्या स्क्वायर रेशियो है? ओवर स्क्वायर रेशियो है। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है? पहले स्टेप में आपको करना है, आपको कैलकुलेट करना है हीट एडिशन पर सेकेंड। दिस विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द फ्यूल मल्टीप्लाई विद CV। जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो m.f की वैल्यू क्या गिवन है? 3 kg पर R गिवन है, मल्टीप्लाई विद CV। CV की वैल्यू क्या गिवन है? 44.1 मेगा जूल पर kg, 44.1 मेगा जूल पर kg। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हीट एडिशन की यूनिट क्या होगी बताइए? या तो होगी वो किलो जूल पर सेकंड में या फिर जूल पर सेकंड में। तो यहां आपको यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। आवर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 kg डिवाइड बाय 3600 सेकंड। यहां पर अगर हमें किलो जूल में करना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई विद 123 किलो जूल डिवाइड बाय kg। So kg to kg will be cancel out and it will become in your kilojoule per second। यहां से आप क्या निकालेंगे? हीट एडिशन पर सेकंड। आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है? इंजन पावर यानी ब्रेक पावर दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP? BP वैल्यू इज गिवन एज 11 किलोवाट। तो जब आपके पास हीट एडिशन पर सेकंड है, BP गिवन है किलोवाट में, ठीक है। किलोवाट क्या होता है? 11 किलो जूल पर सेकंड ही तो हुआ। क्लियर है? तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? सर हम ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ब्रेक पावर डिवाइड बाय हीट एडिशन पर सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है वो आपकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की 50% है। मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 50 डिवाइड बाय 100 ऑफ ईटा ओ। और ईटा ओ की वैल्यू किसके इक्वल है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 100, 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1 बाय R रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो क्या यहां से आप R कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको ही करना है, मेहनत कीजिए, ठीक है, थोड़ी तो करे। उसके बाद क्या दे रखा है? ऑल्सो डिटरमाइन द सिलेंडर डायमेंशन इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इज गिवन। व्हाट इज R? R इज द VT डिवाइड बाय VC, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो जब आपको क्लियरेंस वॉल्यूम गिवन है तो क्या आप टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। VT विल बी इक्वल्स टू R इंटू VC। जब आपको VT की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या आप स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट इज स्वेप्ट वॉल्यूम? स्वेप्ट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू VT माइनस VC। तो जब आपको स्वेप्ट वॉल्यूम मिल जाएगा तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? VS इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर इंटू L। आपको D/L का रेशियो दे रखा है तो आप D और L की वैल्यू भी क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना है। अब क्वेश्चन देखिए, घबरा क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ है कि हमने हीट एडिशन पर सेकंड कैलकुलेट किया। दूसरा क्वेश्चन यही बन जाता है कि ब्रेक पावर क्वेश्चन में गिवन है इनडायरेक्टली, उसकी हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट किया? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट किया। जो आपका ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है वो क्या है? 50% ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो जब ऐसा है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो तो उसकी हेल्प से आप कंप्रेशन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो जब आपको फोर्थ नंबर में कंप्रेशन रेशियो मिल चुका है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? 7 और 8 पर D और L को कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक साथ, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी एंड द रिलेशन बिटवीन द
ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी एंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसी लैंग्वेज में आएगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग क्यों करते हैं, कूलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इंजन की कूलिंग नहीं करोगे तो आपके इंजन के पार्ट्स इतने ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों देते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम हम क्यों देते हैं, कितने रीजन थे इसके, 3 रीजन थे। फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन क्या था इसका, फर्स्ट रीजन ये था कि हम क्लियरेंस वॉल्यूम देते हैं स्पार्क प्लग या फिर फ्यूल इंजेक्टर के लिए। किसके लिए, फ्यूल इंजेक्टर के लिए। सेकेंड रीजन क्या है बताइए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स के लिए। थर्ड रीजन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पार्ट्स, थर्मल एक्सपेंशन के लिए, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर। पिस्टन एंड सिलेंडर के आप थर्मल एक्सपेंशन को नहीं रोक सकते क्योंकि आपने उसको निकल एलॉय से नहीं बनाया है, हमने सिर्फ स्पार्क प्लग को निकल एलॉय से बनाया। तो इसलिए जब पिस्टन और सिलेंडर का थर्मल एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन होने के लिए भी तो क्लियरेंस चाहिए। सो दीज आर द 3 रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट क्लियरेंस वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड ऑन अबव द टीडीसी। टीडीसी के ऊपर जो हम क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं उसके ये 3 रीजंस हैं। नाउ कम टू द कूलिंग, कि हम जो इंजन की कूलिंग होते हैं वो कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, इंजन की कूलिंग बहुत इजी है। इसमें आप हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, हीट ट्रांसफर। तो ये जो आईसी इंजन है ना, ये आपका थर्मल का हीट ट्रांसफर का कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है, कम टू द पॉइंट दैट कि जो कूलिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। नाम से ही पता चल गया होगा। एयर कूलिंग में क्या होगा सर, एयर कूलिंग में इंजन के ऊपर बनी होगी फिन्स। क्या बनी होगी, फिन्स। सो दीज आर द फिन्स। ये आपके इंजन के ऊपर क्या है, फिन्स है, फिन्स। देखा होगा आपने बाइक्स में देखा होगा कि कुछ प्रोजेक्शंस बने होते हैं इंजन पे, उन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिन्स। सो ये फिन्स हैं। फिन्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, हीट ट्रांसफर। फिन्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, ये मान लेना एक जैसी है, ठीक है, एज्यूम कर लेना। तो देखिए ये क्या है, फिन्स है। फिन्स को प्रोवाइड करने से क्या होगा, यहां से एयर पास होगी, एयर एयर एयर, यहां से भी एयर 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 एयर। तो यहां सभी से एयर पास हो रही है। क्या पास हो रही है, एयर। तो एयर पास होने से क्या होगा, एयर पास होने से हीट ट्रांसफर होगा, और हीट ट्रांसफर होने से आपका जो इंजन है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इंजन का टेम्परेचर पहुंच जाता है आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टाइम। लेकिन फिर भी इंजन का टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा होता है। अगर इंजन का टेम्परेचर आपने कम नहीं किया तो इंजन आपका सीज हो जाएगा, क्योंकि आपका पिस्टन बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। और जैसे पिस्टन बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ, पिस्टन रिंग फेल हुई, और पिस्टन रिंग फेल होते ही आपका इंजन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्शन। आपने एक और रीजन पढ़ा होगा इरिवर्सिबिलिटी का, हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। क्या आप इसको रोक सकते हो, बिल्कुल नहीं। क्या इंजन को पूरा इंसुलेट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो जब आपने इंजन को पूरा इंसुलेट किया ही नहीं तो एडियाबैटिक कंप्रेशन कैसे कर दिया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कैसे कर दिया। तो these are the reasons of the irreversibility, these are the reasons of the irreversibility। आने वाले मोस्ट पॉइंट पर यहां देखिए कि यहां पर हम इंजन की कूलिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एयर, विद द हेल्प ऑफ द एयर। तो क्या एयर से ज्यादा इफेक्टिवली कूलिंग होगी या वाटर से, सर वाटर से होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है। ठीक है, RAC। तो देखिए यहां पर अगर हम एयर से कूलिंग करें तो ये ज्यादा इफेक्टिवली नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द लाइट इंजन्स। ये आपका ओनली यूज होता है लाइट इंजन्स के लिए। अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर, सो दिस इज द D, दिस इज द L। तो इसका एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, एक तो होगा इसका सर्कमफ्रेंशियल एरिया, दूसरा होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर एरिया अवेलेबल फॉर द हीट ट्रांसफर इन एयर कूलिंग, तो क्या होगा, ये होगा आपका π/4 d स्क्वायर इंटू π/4 d स्क्वायर
प्लस पाई डी एल। सो दिस विल बी द एरिया अवेलेबल फॉर द हीट ट्रांसफर इन एयर कूलिंग, इन एयर कूलिंग। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? लाइट इंजन्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। दिस इज द लाइट इंजन। जैसे आपका बाइक्स हो गया, बाइक्स में आपका क्या होगा? एयर कूलिंग होगा, वाटर कूलिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने बाइक्स में वाटर कूलिंग लगा दी ना तो रेडिएटर को आप अपने फ्यूल टैंक के ऊपर रख के चलोगे तो स्पेस कहाँ होता है बाइक में? तभी तो इंजन उसका छोटा होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर हम एयर कूलिंग को प्रेफर्ड करते हैं। किसको प्रेफर्ड करते हैं? एयर कूलिंग को। नाउ कम टू द वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग में क्या होगा सर? वाटर जैकेट होगी, और वाटर जैकेट में क्या होगा सर? वो एज ए हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करेगा, ठीक है, एक हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करेगा। और हीट एक्सचेंजर वहां पर कौन होगा सर? रेडिएटर होगा। तो देखिए, से फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन सिंगल सिलेंडर। सो दिस इज द सिंगल सिलेंडर, और इस सिंगल सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस पर, सरफेस एरिया पर एक हमने वाटर जैकेट बना रखी है, और इसमें से वाटर फ्लो होगा, और यहां पर होगी आपकी एक रेडिएटर। ये क्या होगा? आपके रेडिएटर। तो ये एक रेडिएटर होगा, देखा होगा ना आपने, ट्रक्स में देखा होगा, कार्स में भी देखा होगा। आगे एक जाली सी होती है ना, केज बनी होती है। ट्रक वाले तो ऊपर करके चलते हैं, बस वाले भी ऊपर करके चलते हैं आगे वाले कवर को, ताकि जो एयर है वो रेडिएटर पर बहुत ज्यादा जाए। तो जब एयर रेडिएटर से पास होगी तो देखिए क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाटर जैकेट में कौन फ्लो होगा सर? वाटर फ्लो होगा। और कैसे फ्लो होगा? देखिए, यहां से वाटर जाएगा ऐसे ऐसे, छोटा बन गया ना ये, चलो इसको यहीं से घुमा दो, लीजिए। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो कहाँ जाता है सर? जब वो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऊपर की तरफ जाता है। ये टेंथ लेवल का साइंस है, 8th लेवल का, ये तो आपको ही पता होगा। तो जब इंजन से हीट को गेन करेगा वाटर, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, पीवीएमआरटी, थर्मोडायनेमिक्स। तो जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वाटर जाएगा ऊपर, ऐसे जाएगा इधर, ऐसे जाएगा इधर। अब यहां से एयर पास होगी, जब यहां से एयर पास होगी तो क्या होगा? उस कंडीशन में हॉट वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वो कूल डाउन होगा। तो जब वो कूल डाउन होगा तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वो कहां आएगा? नीचे आएगा। कहां आएगा? नीचे आएगा। तो वापस वो यहां जाएगा, यहां पर आएगा आपका कोल्ड वाटर, यहां क्या आएगा? आपका हॉट वाटर, और यहां से पास कौन हो रही होगी? एयर। यहां पर जो वाटर का जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी, पानी जाएगा ऊपर, गर्म गया, ठंडा हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हुई, नीचे तो हो ही गया, फिर वापस ऊपर। इसमें हम क्या यूज में नहीं ले रहे? पंप यूज में नहीं ले रहे। तो अगर हम पंप यूज में लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स्ड सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा? फोर्स्ड सर्कुलेशन। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। पंप यूज में नहीं लोगे तो नेचुरल, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। अगर पंप यूज में लोगे तो फोर्स सर्कुलेशन। इफेक्टिवली कौन ज्यादा होगा? फोर्स सर्कुलेशन ज्यादा इफेक्टिवली होगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें पंप यूज में ले रहे हैं, और पंप यूज में लेने से क्या होगा? आपके वाटर की मास फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा हीट को कैरी करेगा। नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स्ड सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन में आपको पंप चाहिए। नेचुरल सर्कुलेशन में क्या प्रॉब्लम है? ये आमने सामने होना चाहिए। अगर ये ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन के कारण फ्लो नहीं हो पाएगा। तो जब आपका रेडिएटर ऊपर है या रेडिएटर नीचे है तो उस कंडीशन में हमें फोर्स सर्कुलेशन को यूज में लेना पड़ेगा। जब हम वाटर कूलिंग यूज में लेंगे तो कौन सा इंजन होगा सर? हैवी ड्यूटी इंजन होगा। बस होगी, कार हो गई, ठीक है, ट्रक हो गए, उनके लिए कौन सा होगा? वाटर कूलिंग होगा। अगर मैं यहां पे पूछता हूं एरिया अवेलेबल फॉर द हीट ट्रांसफर, यहां पर कौन सा एरिया अवेलेबल है फॉर वाटर कूलिंग? ये होगा आपका पाई डी एल। दिस इज पाई डी इंटू एल, पेरीफेरी इंटू लेंथ। सो दिस विल बी द एरिया अवेलेबल फॉर द हीट ट्रांसफर इन वाटर कूलिंग सिस्टम। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है?